नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में ये जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं और फिर उनकी जांच होती है, वो पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे चलता है, कौन जिम्मेदार है और इसका मतलब क्या है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अवसरों तक पहुंच के लिए ये बहुत मायने रखता है, पर है काफ़ी उलझा हुआ मामला। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सारी व्यवस्था संवैधानिक जरूरतों और जो हमारी आरक्षण नीतियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। इसमें अदालतों का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल रहा है। जैसे वो 1994 का कुमारी माधुरी पाटिल वाला मामला था ना, उसमें कोर्ट ने जोर दिया था कि धोखाधड़ी रोकने के लिए एक मजबूत वेरिफिकेशन प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि जो लाभ है वो सही हकदारों तक ही पहुंचे। तो फिर ये सर्टिफिकेट जारी करने और फिर उसे चेक करने, मतलब वेरीफाई करने की जिम्मेदारी असल में है किसकी? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार? देखिए, ये काम मुख्य रूप से राज्यों का है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का है। वो जो माधुरी पाटिल वाला केस था, उसके बाद राज्यों को साफ निर्देश मिले कि भाई आप तय करें कौन अधिकारी ये सर्टिफिकेट देगा और उनकी जानकारी वेबसाइट पर भी डालनी होगी। अच्छा। हाँ, पहले थोड़ी दिक्कतें थीं क्योंकि जो डीओपीटी के पुराने मेमो थे 1993 वाले, उनका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो उससे कुछ कंफ्यूजन था। और SC ST OBC सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी तय हैं, परिशिष्ट आय और IV में दिए गए हैं। अच्छा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चीजें थोड़ी व्यवस्थित हुई, धोखाधड़ी रोकने की कोशिश की गई। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से पहुंच और प्रामाणिकता, मतलब एक्सेस और ऑथेंटिसिटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। और धोखाधड़ी तो एक बड़ी चुनौती थी ही। इस बारे में एक और दिलचस्प सुझाव आया था OBC कल्याण समिति से। क्या सुझाव था? उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट अनुसूचित भाषाओं में भी बनने चाहिए और उनकी डिजिटल कॉपी ऑनलाइन मिलनी चाहिए। सोचिए, इससे भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए वेरिफिकेशन कितना आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सुझाव लगता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो सत्यापन या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये होती कैसे? और मान लीजिए किसी के पास फॉरेन सर्टिफिकेट नहीं है, तब जब अपॉइंटमेंट हो रहा हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में उम्मीदवार को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, मतलब अस्थायी नियुक्ति मिल सकती है। लेकिन शर्त ये होती है कि उसे एक तय समय के अंदर अपना वेरीफाई किया हुआ सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा। और OBC उम्मीदवारों के लिए ये भी जरूरी है कि उनकी नॉन क्रीमी लेयर स्थिति जांची जाए। वो बदल भी सकती हैं समय के साथ। इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी है क्या, कि कितने दिन में ये वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल है। जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्हें ये काम 1 महीने में पूरा करना होता है। और अगर मामला राज्य स्तर तक जाता है तो 6 महीने की समय सीमा है। और अगर इस टाइम में नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। इसका सीधा असर पड़ता है, जैसे पेंशन जैसे लाभ रुक सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और क्या ये वेरिफिकेशन सिर्फ शुरू में नौकरी लगते वक्त ही होता है या बाद में भी? नहीं, सिर्फ शुरू में नहीं। कर्मचारी के करियर में जब भी कोई अहम पड़ाव आता है, जैसे मान लीजिए प्रमोशन का वक्त है, तो जाति की स्थिति का फिर से सत्यापन जरूरी होता है। ऐसा क्यों? एक बार बन गया सर्टिफिकेट तो बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है समय के साथ किसी जाति को सूची से हटा दिया गया हो या व्यक्ति की स्थिति बदल गई हो। जैसे SC श्रेणी के मामले में खास बात है, अगर व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेता है तो फिर वो आरक्षण का पात्र नहीं रहता। अच्छा, ये धर्म वाली शर्त क्यों है? भाव था, उससे जुड़ा था। बाद में इसे सिख और बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों तक भी बढ़ाया गया, क्योंकि वहां भी धर्मांतरण के बावजूद सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए सर्विस बुक और पर्सनल फाइलों में इन सब चीजों का एकदम साफ रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। समझ गया। और अगर कोई जानबूझकर गलत या झूठा सर्टिफिकेट इस्तेमाल करे तब क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने सरकारी नौकरी या किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए झूठा जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया है, तो उसकी नौकरी या एडमिशन तुरंत रद्द कर दिया जाता है, चाहे वो पक्का कर्मचारी हो, अस्थायी हो या प्रोबेशन पर हो। और जो पक्के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कोई और कार्यवाही भी होती है? और इसके नतीजे बहुत सख्त हो सकते हैं, जैसे नौकरी से बर्खास्तगी, डिसमिसल या निष्कासन, रिमूवल, जिसके बाद भविष्य में सरकारी नौकरी मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। मकसद साफ है, सिस्टम का दुरुपयोग रोकना। प्रक्रिया काफी सख्त है, लेकिन
इतनी जटिल प्रक्रिया है, तो क्या इस पर कोई निगरानी भी रखता है कि ये सब नियम कायदे ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं? हाँ, निगरानी का भी एक तंत्र बनाया गया है। हर मंत्रालय और विभाग में एक संपर्क अधिकारी होता है, लियाजन ऑफिसर कहते हैं उसे। आमतौर पर ये डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही देखना है कि आरक्षण के जो नियम हैं उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं। वो सालाना आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण करते हैं। अगर कोई कमी दिखती है तो उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजते हैं। और जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता के लिए क्या इंतजाम है? तो उसके लिए भी नियम है। अगर 10 या उससे ज्यादा पदों के लिए भर्ती हो रही है तो जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें SC/ST समुदाय से एक सदस्य, OBC से एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक और एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और अगर 10 से कम पद हो तो भी कोशिश यही करनी चाहिए कि इन वर्गों के सदस्यों को समिति में शामिल किया जाए। हालांकि ये सवाल तो रहता ही है कि ये जो निगरानी के तंत्र है ये असल में जमीन पर कितने प्रभावी हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो जाति प्रमाण पत्र जारी करना और उसे सत्यापित करना ये राज्यों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों ने इसे एक ढांचा दिया है। धोखाधड़ी रोकना, समय पर वेरिफिकेशन, झूठे सर्टिफिकेट के गंभीर परिणाम और निगरानी के लिए संपर्क अधिकारी और विविध चयन समितियां, ये सब इस सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।